इस इंटरप्लैनेटरी मिशन के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। 18 अक्टूबर साल 1967 यूएसएसआर का वेनेरा 4 स्पेसक्राफ्ट एक ऐसे प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में घुसा जिसका एटमॉस्फेयर ऊपर से देखने पे तो बहुत डेंस था, पर उस डेंस एटमॉस्फेयर के नीचे जिस दुनिया की कल्पना की जा रही थी वो दुनिया कल्पनाओं में हमारा अगला घर होने वाली थी। उस प्लैनेट का मास, उसकी डेंसिटी, उसकी एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन सब कुछ ऊपर से देखने पे अर्थ के सिमिलर थी, जिस वजह से वैज्ञानिकों को लग रहा था कि उन्हें नीचे अर्थ 2.0 रेडी मिलेगी। और वेनेरा जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में नीचे जा रहा था उसे वैसे ही रीडिंग्स मिल भी रही थी। प्लैनेट की सतह से करीब 52 किलोमीटर ऊपर स्पेसक्राफ्ट के कैप्सूल प्रोब का पैराशूट खुल गया और वो पृथ्वी की तरफ उस ग्रह से रिलेटेड डेटा जैसे प्रेशर, टेम्परेचर भेजने लगा। अगले कुछ मिनट्स तक उस प्लैनेट का टेम्परेचर करीब 33 डिग्री सेल्सियस और वहां का प्रेशर अबाउट 1 psi ही रिकॉर्ड किया जा रहा था, विच वॉज एग्जैक्टली लाइक अर्थ। और ये एक पॉजिटिव साइन था, मगर जैसे जैसे वो प्रोब नीचे गिरता जा रहा था ना, वैसे वैसे उसके द्वारा फेस किए जा रहे प्रेशर और आसपास का टेम्परेचर भी एक्सटेंसिवली बढ़ने लगा। सरफेस लेवल के करीब 26 किलोमीटर ऊपर से भेजी गई रीडिंग्स में प्रोब ने 262 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 22 psi का प्रेशर रिपोर्ट किया, जो उसकी रेजिस्टिंग कैपेबिलिटी से काफी ज्यादा था। और कंट्रोल रूम में पैनिक की सिचुएशन चल ही रही थी कि तभी बूम, एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से वो स्पेस प्रोब सतह से 24.96 किलोमीटर ऊपर ही इम्प्लोड हो गया। और वैज्ञानिक समझ गए कि जिस ग्रह को वो सोलर सिस्टम का दूसरा हेवन यानी कि दूसरा स्वर्ग समझ रहे थे ना, वो यहाँ पे जीता जागता नरक के बराबर है। ये प्लैनेट और कोई नहीं बल्कि सूर्य से दूसरा सबसे करीबी ग्रह वीनस है, जहाँ तब तो क्या आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी जा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मगर इसके बावजूद रशियन वैज्ञानिकों ने दशकों पहले इतने हाई प्रेशर और टेम्परेचर में इतनी लिमिटेड टेक्नोलॉजी के साथ लैंड करके दिखाया था और इतिहास रच दी थी। पर आखिर कैसे? आज के इस वीडियो में हम प्लैनेट वीनस के इसी सफर के बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड। तो दोस्तों, कोल्ड वॉर बेशक स्पेस साइंस के लिए सबसे फास्टेस्ट प्रोग्रेसिंग समय था। यूएसए और यूएसएसआर चंद्रमा, मंगल ग्रह और ना जाने किस किस जगह को लेकर आपस में कंपीट कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कुछ ऐसा करने की जो सामने वाले देश से बेहतर हो। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग और अंडररेटेड कहानी है वीनस की, जहां नासा ने मेरिनर प्रोग्राम के तहत ऐसे स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जो वीनस के पास से गुजरते हुए मरकरी के पास जाने का एम रख रहे थे। तो वहीं यूएसएसआर ने एम रखा कि वो वीनस के पास से नहीं गुजरेंगे बल्कि वीनस की सरफेस पे सेफली लैंड करके वहां की फोटोज और डेटा उसकी सरजमीन से धरती में ट्रांसमिट करेंगे, ताकि उनकी अचीवमेंट अमेरिका से बेटर हो। और वीनस की सतह पर उतरने की इसी एस्पिरेशन से शुरू किए गए मिशन को नाम दिया गया वेनेरा, जो कि वीनस ग्रह को रशियन लैंग्वेज में बुलाया जाता है। अब साल 1961 में इसकी प्रिपरेशंस शुरू की गई, जिसमें वेनेरा 1 और 2 लैंडिंग अटेम्प्ट करने के बजाय उसके पास से गुजरने वाले थे, यानी कि ये एक फ्लाई बाय मिशन होने वाला था। मगर दोनों ही स्पेसक्राफ्ट कम्युनिकेशन और टेलीमेट्री इश्यूज फेस करने के कारण लॉन्च के कुछ ही समय बाद धरती से डिस्कनेक्ट हो गए और मिशन फेल हो गया। हालांकि वेनेरा 3 को लेकर डिजाइनिंग चेंज करी गई और इस बार उसे सरफेस लेवल तक उतारने का तय किया गया। नाउ सिंस वीनस को लेकर यही कैलकुलेट किया गया था कि वहां की कंडीशंस पृथ्वी के काफी ज्यादा सिमिलर होंगी, इसीलिए उस स्पेसक्राफ्ट की रेजिस्टिबिलिटी को इतना ध्यान नहीं दिया गया। मगर कुछ दिक्कतों की वजह से प्रोब की इनिशियल ट्रेजेक्टरी गड़बड़ा गई और प्रोब ने करीब 60,000 किलोमीटर से वीनस को मिस कर दिया। अब ये मिशन भी फेल न हो जाए, इसके लिए प्रोब की डायरेक्शंस को थ्रस्टर्स की मदद से सुधारने की कोशिश की गई, मगर प्रोब स्टेबल नहीं हो पाया और वीनस की सरफेस पर जाकर क्रैश लैंड कर गया। यूएसएसआर के साइंटिस्ट ने दावा किया कि 1 मार्च 1966 के दिन प्रोब की वीनस के सरफेस पर क्रैश लैंडिंग हुई थी, जिस वजह से टेक्निकली वेनेरा 3 मानव इतिहास का वो पहला प्रोब था जिसने किसी दूसरे ग्रह की सतह से कांटेक्ट किया हो। और इसने कोल्ड वॉर में यूएसएसआर को काफी बड़ी बढ़त दी, मगर वो रुके नहीं। यूएसएसआर ने वेनेरा 4 बनाया,
जिसके सरफेस पर पहुंचने के पहले ही इम्प्लोड कर जाने की वजह से सोवियत यूनियन को रियलिटी चेक मिला कि वो जिस जगह को टारगेट कर रहे हैं वो फूलों का बाग नहीं है बल्कि कांटों का समंदर था। वेनेरा 5 और वेनेरा 6 को भी लैंड करवाने का अटेम्प्ट किया गया, मगर वो दोनों भी बीच एटमॉस्फेयर में उतरते समय फूट गए या उनकी बैटरी खत्म हो गई। और यही वो समय था जब वैज्ञानिकों ने रियलाइज किया एक मेजर प्रॉब्लम को। उन्होंने देखा कि जब प्रोब्स को एटमॉस्फेयर में छोड़ा जा रहा था ना, तो वो पहले तो बहुत तेजी से फॉल कर रहे थे, मगर जैसे ही उन प्रोब्स का पैराशूट खुल जाता था वैसे ही उनकी फॉलिंग स्पीड काफी कम हो जाती थी। मतलब अचानक से उन पे ब्रेक लग जाता था, जिस कारण प्रोब्स को एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर का सामना 90 मिनट्स तक करना पड़ रहा था, विच वॉज प्रैक्टिकली वेरी हार्ड टू रेजिस्ट। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इतनी ही दिक्कत थी तो सीधा सीधा पैराशूट ही हटा लेते। वेल, ऐसा भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर पैराशूट हटा देते ना तो लैंडिंग के दौरान प्रोब स्टेबल रह के लैंड ही नहीं कर पाता और विंड्स की वजह से उसकी ट्रेजेक्टरी चेंज होने से लेकर उसके डिस्ट्रॉय होने के चांसेस भी बढ़ सकते थे। अब दोस्तों, आप इस सिचुएशन में लैंडिंग स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करते? वीडियो को यहाँ पॉज करो और नीचे कमेंट्स में लिखकर बताओ। कर दिया कमेंट? चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इसके बाद वेनेरा 7 को बाकी सारे वेनेरा से कंप्लीटली डिफरेंट और कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। वेसल को चारों तरफ से टाइटेनियम की मोटी लेयर से बनाया गया और अंदर शॉक एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स इंस्टॉल किए गए ताकि एक्सटेंसिव प्रेशर अंदर के इक्विपमेंट्स को डैमेज ना कर पाए। और टेस्टिंग में ये पाया गया कि ये प्रोब 2600 psi का प्रेशर और 580 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर झेल सकता था। एज ए रिजल्ट, इतनी मॉडिफिकेशन के बाद वेनेरा 7 का वजन करीब 490 किलो पहुंच गया, जो बीते सभी वेनेरा प्रोब से काफी ज्यादा भारी था, जिसका मतलब है कि ज्यादा प्रेशर रेजिस्ट करने के साथ साथ ग्रेविटी इस प्रोब को इसके डिजाइन की वजह से और जल्दी नीचे की तरफ गिराती। एंड दैट वाज नॉट इट। वैज्ञानिकों ने नोटिस किया कि एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करते ही पैराशूट खुल जाने की वजह से उसकी स्पीड काफी जल्दी धीमे हो जाती थी और प्रोब को एटमॉस्फेयर के अंदर ना लंबा समय बिताना पड़ता था। इसीलिए उन्होंने पैराशूट को एक ऐसे मटेरियल से बनी रीफिंग लाइन से बांधा जो कि 200 डिग्री सेल्सियस तक की हीट रेजिस्ट कर सकती हो। अब इस रीफिंग लाइन की वजह से ना पहले तो पैराशूट केवल 19 स्क्वायर फीट तक ही खुलता था, जिससे कि इनिशियल फेज में प्रोब की डिसेंडिंग स्पीड बढ़ी रहती थी, मगर जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता था वैसे वैसे ये लाइन मेल्ट होती रहती थी और एटमॉस्फेयर में एंटर करने के करीब 13 मिनट्स बाद रीफिंग लाइन पूरी तरह से मेल्ट हो गई और पैराशूट वापस पूरी तरह 27 स्क्वायर फीट का खुल गया। प्लान बिल्कुल परफेक्टली जा रहा था और प्रोब की डिसेंडिंग स्पीड भी इतनी थी कि बिना इम्प्लोड करे वो वीनस के सरफेस पर लैंड करने वाला था। मगर लगता है कि प्लैनेट वीनस पर उतरने वाले इस स्पेसक्राफ्ट का शायद शनि भारी था, क्योंकि रीफिंग लाइन मेल्ट होने के महज 6 मिनट्स बाद प्रोब का पैराशूट फटने लगा और लैंड करने से कुछ ही मिनट पहले पैराशूट के परखच्चे उड़ गए और वेनेरा 7 लास्ट मोमेंट पर वीनस के सरफेस पर क्रैश कर गया। अब जब इसके बारे में एनालाइज किया गया तो ये पता चला कि प्रोब का एंटीना गलत डायरेक्शन में टर्न हो गया है, जिस वजह से प्रोब द्वारा कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता था और यूएसएसआर एक बार फिर से इतने पास होके हार गया, या शायद नहीं हारा, क्योंकि इनिशियली ऐसा लग रहा था कि वेनेरा 7 कुछ भी ट्रांसमिट नहीं कर रहा है। मगर जब कुछ हफ्ते बाद इस मिशन की टेप्स को रेडियो एस्ट्रोनॉमर ओलेग रिजिगा द्वारा रिव्यू किया गया तो उन्होंने नोटिस किया कि उन टेप्स में करीब 23 मिनट्स के काफी वीक सिग्नल्स पड़े हुए थे जो वेनेरा ने अर्थ पे ट्रांसमिट किए थे। एंड दिस वॉज अगेन हिस्टोरिक, क्योंकि इसी ट्रांसमिशन के साथ वेनेरा 7 मानव इतिहास का ऐसा पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट बना जिसने दूसरे प्लैनेट की सरफेस से डेटा को ट्रांसमिट किया हो। पर सिर्फ यही इस मिशन को लेकर बड़ी बात नहीं थी। वैसे 7 नंबर है तो इतिहास तो रचना ही था फॉर ए रीजन। बोले जो कोयल बागों में है। उस वीक डेटा के थ्रू भी हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन मिली, जैसे कि वीनस की सरफेस का टेम्परेचर 475 ±20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1310 ±220 psi रिकॉर्ड किया गया, विच वॉज इनसेन। और इतना हमारे लिए एविडेंट हो गया कि हम चाहे कितना भी टेक क्यों ना यूज कर ले, वीनस में अपने स्पेसक्राफ्ट को बहुत लिमिटेड समय के लिए ही लैंड करवा पाएंगे और उसे वहां पर ऑपरेट कर पाएंगे।
खैर वेनेरा 7 का क्रैश होना कंप्लीटली वेस्ट नहीं गया, क्योंकि हमें दो चीजें पता चल गई। पहला, हम अपने प्रेशर रेजिस्टेंस को थोड़ा लीनियंट कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और दूसरा, हमें अपने कूलिंग सिस्टम को इंप्रूव करना पड़ेगा ताकि स्पेसक्राफ्ट वहां की हीट को और देर तक सरवाइव कर सके। एंड साइंटिस्ट केम आउट विद ए वेरी ग्रेट आइडिया। उन्होंने प्रोब के अंदर लिथियम नाइट्रेट्स के ब्लॉक्स लगाए। नाउ लिथियम नाइट्रेट एक ऐसा सॉल्ट लाइक सब्सटेंट होता है ना, जिसे 1 डिग्री तक हीट करने के लिए तो सिर्फ 2 जूल एनर्जी पर ग्राम लगती है, मगर जैसे ही ये सब्सटेंस अपना मेल्टिंग पॉइंट रीच करती है तब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के लिए ये करीब 300 जूल्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम करती है। नाउ इतनी ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से ये ब्लॉक्स सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की एक्सेसिव हीट एब्जॉर्ब कर लेते थे और उनकी ओवर हीटिंग प्रिवेंट करते थे, जिस वजह से स्पेसक्राफ्ट को वीनस की सरफेस पर रहने के लिए ज्यादा समय मिलने का जुगाड़ बन गया। और केवल यही नहीं, स्पेसक्राफ्ट के प्रेशर रेजिस्टेंस को डिक्रीज करके 105 बार तक ले आया गया, ताकि कॉस्ट कटिंग करते हुए प्रोब में और ज्यादा इक्विपमेंट्स फिट किए जा सके। और सारी प्रिपरेशंस के बाद एक बार फिर से साल 1972 में वेनेरा 8 मिशन वीनस की तरफ भेजा गया, और सब कुछ परफेक्टली एग्जीक्यूट होने के बाद वेनेरा 8 ने 22 जुलाई 1972 के दिन सरफेस पर सेफली लैंड किया, और हमें इस बार काफी सारे स्पेसिफिक डिटेल्स भेजी, जैसे कि सरफेस से करीब 30 से 35 किलोमीटर ऊपर अचानक से प्लैनेट की ल्यूमिनोसिटी कम हो जाती है, और 10 किलोमीटर से कम के एल्टीट्यूड पे वीनस की विंड स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड तक गिर जाती है, एक्सेट्रा। बट दिस वॉज नॉट इट। लैंड करने के बाद करीब 50 मिनट 11 सेकेंड तक लैंडर वीनस से धरती की तरफ डेटा भेजता रहा, और फिर वहां की हार्श कंडीशन की वजह से बंद हो गया। इस 50 मिनट्स का मतलब ये था कि वैज्ञानिकों ने वहां के एक्सट्रीम टेम्परेचर को टैकल करने का एक बेहतरीन सोल्यूशन ढूंढ लिया था, और वेनेरा 8 के फोटोमीटर ने यह भी डिटेक्ट करके धरती पे भेज दिया कि वीनस में उतनी ही विजिबिलिटी है जितनी की धरती पे होती है, जिसका मतलब कि वहां कैमरे की मदद से इमेजेस कैप्चर करी जा सकती है। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि फोटोमीटर लाइट को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करता है और फिर उस डेटा को अर्थ पर भेजता है। अब जितनी करंट की स्ट्रेंथ होती है उतनी स्ट्रॉन्ग सनलाइट, और इसी से मेजर किया जाता है कि उस जगह पे रोशनी कितनी है। अब इन डिटेल्स को जानने के बाद वेनेरा 9 पे काम शुरू किया गया, और इस बार प्रायोरिटी थी एक ऐसे प्रोब बनाने की जो वीनस से फोटोज को लेकर अर्थ पे भेज सके, और इसके लिए प्रोब को कंप्लीटली रीडिजाइन किया गया। पैराशूट की जगह एयर ब्रेक्स इंस्टॉल किए गए और नीचे एक फ्लैट प्लेटफॉर्म बनाया गया, ताकि लैंडर जहां कहीं भी लैंड करे वहां पे स्टैब्लिश होके उसके अंदर मौजूद कैमराज आसपास की फोटोज ले सके। अब देखो, कैमराज को भी ऐसे ही ओपन में एक्सपोज करते तो वो डिस्ट्रॉय हो सकते थे, इसलिए कैमराज को प्रेशर वेसल्स के अंदर रखा गया, और प्रेशर वेसल्स के एंड में लेंसेज इंस्टॉल करी गई, ताकि लाइट उनसे रिफ्लेक्ट होके कैमरा में पड़ सके और एक 180 डिग्री इमेज ली जा सके। इन कैमरास के ऊपर एक लिड लगाई गई जो डिसेंट के समय इन्हें प्रोटेक्ट कर सके और लैंड होते ही पॉप होके नीचे गिर जाए। वैसे तो वेनेरा 9 में 2 कैमरास इंस्टॉल किए गए थे, मगर उनमें से सिर्फ एक ही लैंड होने के बाद फंक्शनल था, और सालों के संघर्ष के बाद ये रही वीनस की पहली खूबसूरत तस्वीर। इसके बाद वेनेरा 9 से लेकर वेनेरा 14 तक सबने वीनस की ढेरों तस्वीरें खींची, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इतने पास से किसी दूसरे ग्रह को देख के मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। ये नज़ारे मुझे इतने ज्यादा खूबसूरत लगे। हालांकि इस इतिहास को देखने के साथ साथ आपके कानों को भी सुकून मिले, इसलिए हमने वेनेरा 14 द्वारा रिकॉर्ड की गई लैंडिंग के दौरान की रेयर ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जुगाड़ी, एंड ट्रस्ट मी, इन्हें फील करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये था इतिहास का एक ऐसा एक्सप्लोरेशन जो अपने आप में इतना इंस्पिरेशनल है कि क्या कहा जाए, पर इसके बारे में ना बहुत ही कम लोगों को पता है। ये बड़े ही ताज्जुब की बात है। इसे हम एक तरह से वेस्टर्न प्रोपोगेंडा भी कह सकते हैं कि उन्होंने रशिया के इस बड़े अचीवमेंट को फैलने ही नहीं दिया और हमें पता ही नहीं चल पाया। हमें केवल यही पता है कि यूएसए ने, नासा ने कहां कहां लैंड किया है, उन्होंने कहां इंसानों को भेजा, लेकिन रशिया ने क्या काम किया था यह आपको नहीं पता होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताना कि वीनस की इस असल इमेज को देखकर आपको क्या लग रहा है, मतलब आपके अंदर से कैसी फीलिंग आती है इस तस्वीर को देखकर।
नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना तो आपको ये वाली वीडियो भी डेफिनेटली पसंद आएगी, जिसमें हमने बात किया है एवेलॉन एक्सप्लोजन के बारे में। एवेलॉन एक्सप्लोजन एक ऐसा टाइम पीरियड था जो वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग ना कभी एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। एक ऐसा टाइम पीरियड जब सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स तेजी से बढ़ गए थे। लेकिन ये जो टाइमलाइन है ये हमारे इतिहास में बैठना ही नहीं चाहिए था, पर फिर भी ये एग्जिस्ट करता है। आखिर क्या है माजरा इस पूरी कहानी का, यहाँ पर टैप करके जाकर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।